बचपन में एक कहानी सुनी थी कि इंसानों में नाटा, जूतों में बाटा और सामान में टाटा बहुत मजबूत है। इसमें कितनी सदाकत है ये तो मालूम नहीं, लेकिन जो बात सामने आई है वो ये है कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुल मालियत 365 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि इस इंडिया की सबसे ताकतवर कंपनी तो बनाती ही है, साथ साथ इसकी मालियत पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी जीडीपी से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, अब आप आए दिन ये बात सुनते होंगे कि रिलायंस ग्रुप के सरबराह मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हो गए हैं, या फिर अरबपति ताजर गौतम अंबानी ने इनको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इनमें आपको टाटा का जिक्र सुनने में नहीं मिलता। टैटली चाय से लेकर जैगवार लैंड रोवर कार और नमक बनाने से लेकर त्यारा उड़ाने और होटलों का ग्रुप कायम करने तक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में टाटा की जलवागरी नजर आती है। इंडिया की बात कर रहा हूं। टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन फरवरी 2024 तक तकरीबन 365 अरब डॉलर तक है, जबकि हाल ही में बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की जो जीडीपी का तखमीना लगाया है वो है 341 अरब डॉलर। अगर सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बात की जाए तो इसकी मालियत 170 अरब अमेरिकन डॉलर है, जो कि इसे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनाती है। इसकी मालियत पाकिस्तान की मायशत का तकरीबन निसफ हिस्सा है। बहरहाल ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए 150 साल से ज्यादा का अरसा लगा। लेकिन ये कई शोबा जिंदगी में हिंदुस्तान की पहली कंपनी रही है। 8 फरवरी सन 1911 में लोनावाला डैम का संग बुनियाद डालते हुए इस वक्त के टाटा ग्रुप के सरबराह सर दुराब जी टाटा ने अपने वालिद जमशेद जी टाटा के नजरियात के बारे में बात की थी, जिन्होंने सन 1868 में इस कंपनी की बुनियाद डाली थी। और अब ये कंपनी 10 वर्टिकल्स के साथ 30 कंपनी का एक ग्रुप है और 6 बड़े आजमों के 100 से ज्यादा ममालिक में अपनी खिदमत पेश कर रहा है। जो एक खूबसूरत बात इस कंपनी के बारे में वो ये है कि इनके नज़दीक दौलत का हसूल सिर्फ एक सानवी चीज़ है, और वो इस चीज़ को मुल्क के लोगों की सनती और फिक्री हालत को बेहतर बनाने के लिए फोकस करते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन जिन मुख्तलिफ इदारों को शुरू किया, इनका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान की इन अहम पहलुओं में तरक्की करना था। इनकी कंपनी की वेबसाइट पर इनके मिशन के तौर पर यह दर्ज है कि इन कंपनियों का क़याम दुनिया भर में मुख्तलिफ बरादरियों के म्यारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के आखिर में टाटा के बानी जमशेद जी टाटा को मुंबई के एक होटल में इनकी रंगत की वजह से दाखिल होने से मना कर दिया गया था। जमशेद जी पर इस बात का इतना असर हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि वो इस होटल से बेहतर होटल बनाएंगे जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों को भी आने की इजाज़त होगी। यूँ सन 1903 में मुंबई के साहिल पर ताज होटल का क़याम अमल में लाया। ये शहर की पहली इमारत थी जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे और जर्मन लिफ्टों जैसी सहूलियात फराहम की गई थी, और इसमें अंग्रेज खानसामा काम करते थे। अब इसकी शाखें इंडिया, अमेरिका और बरतानिया जैसे कई ममालिक में फैल चुकी हैं। जमशेद जी 1839 में एक पारसी खानदान में पैदा हुए। इनके बावजदाद में कई जरदश्त मजहब के मजहबी पेशवा थे। उन्होंने कपास, चाय, तांबे, पित्तल और अफीम, जिसका कारोबार इस वक्त गैर कानूनी नहीं था, में खूब पैसा बनाया। वो एक जहांगीर शख्स थे और नई इजादात से काफ़ी मुतासर होते थे। बरतानिया के एक दौरे के दौरान लंका शहर में कपास की मिलों के मुशाहिदे से इन्हें यह एहसास हुआ कि हिंदुस्तान इस कारोबार में अपने नौ आबादियाती अकाओं के साथ मुकाबला कर सकता है। यूँ सन 1877 में जमशेद जी ने महारानी मिल्स के नाम से मुल्क की पहली टेक्सटाइल मिल खोली। महारानी मिल का इफ्तिताह इस रोज़ हुआ जिस दिन मलका विक्टोरिया की हिंदुस्तान में मलका के तौर पर ताजपोशी हुई थी। जमशेद जी के हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नजरिए को हिंदी लफ्ज़ स्वदेशी से समझा जा सकता है, जिसका मतलब है अपने मुल्क में बना हुआ, और यही ख्याल 19वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का हिस्सा था। उन्होंने कहा था कि किसी कौम की तरक्की के लिए कमज़ोर तरीन और सबसे ज़्यादा बेबस लोगों को सहारा देने की बजाय ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा लायक और खुदादाद काबिलियत के हामिल लोगों की मदद की जाए ताकि वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। इनका एक और बहुत बड़ा ख्वाब था स्टील का कारखाना बनाना, लेकिन इस ख्वाब की तामीर से पहले वफात पा गए। लेकिन फिर इनके बेटे दारूब जी ने इनकी वफात के बाद अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया और 1907 में टाटा स्टील के नाम से एक कारखाना बनाया, और यूँ हिंदुस्तान एशिया का पहला मुल्क बन गया जो स्टील की पैदावार करने का कारखाना रखता है। इस कारखाने के इर्द गिर्द एक शहर आबाद हुआ जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया, और ये आज इंडिया की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी ने अपने बेटे दारूब को एक खत लिखा था जिसमें एक सनती शहर आबाद करने की हिदायत दी थी कि शहर की सड़कें कुशादा होनी चाहिए, इसमें दरख्त, खेलों के मैदान, पार्क और मजहबी इबादतगाहों के लिए भी जगह मखसूस होनी चाहिए। टाटा ने किसी कानूनी पाबंदी के बगैर
खुद ही अपने मुलाजमीन की बहबूद के लिए पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवाईं, जिनमें 1877 में पेंशन, 1912 में 8 घंटे काम करने के औकात और 1921 में मां बनने वाली खवातीन के लिए मराद शामिल हैं। टाटा खानदान के एक और फर्द जहांगीर टाटा ने 1938 में 34 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने और तकरीबन निसफ सदी तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इन्हें सनतकार बनने से ज़्यादा पायलट बनने का शौक था, जो इन्हें लुइस पिलो राइट से मिलने के बाद पैदा हुआ, जो कि इंग्लिस्तान के इस पार प्रवास करने वाले पहले पायलट थे। इनके हवाई लाइसेंस का नंबर 1 था, जिस पर इनको बहुत ज़्यादा फख्र था। उन्होंने हिंदुस्तान की पहली हवाई डाक सर्विस शुरू की और अक्सर डाक के साथ मुसाफिरों को भी लेकर जाते थे। बाद में यही डाक सर्विस इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई, जिसका कुछ अर्सा बाद नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। और किसी भी मामले में हिंदुस्तान से कंपैरिजन करने से पहले ये सोच लेना कि हिंदुस्तान की एक कंपनी की मार्केट वैल्यू आपके मुल्क की जीडीपी से ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ आज़ाद होने वाला हिंदुस्तान आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और हम 70 सालों में ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम बेहतर होगा, सदारती, पार्लिमानी या फिर इस्टेब्लिशमेंट वाला। हकीकत ये है कि निज़ाम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन उस निज़ाम को किस तरह से इम्प्लाई किया जाता है ये मैटर करता है। दुनिया पार्लिमानी निज़ाम के साथ आगे बढ़ रही है, सदारती निज़ाम के आगे साथ बढ़ रही है, नई नई इजादत कर रही है, अपने मुल्क के लोगों की फलाह बहबूद का सोच रही है, और हम 70 सालों में नहीं फैसला कर पा रहे कि हमने आगे किसके साथ चलना है। तो ये इबरत का मकाम है। और अभी जो इलेक्शन हुए इनके बाद तो हमारे मुल्क की मैशत, हमारे मुल्क की सियासत, हमारे मुल्क के आने वाले दिनों में कोई बेहतरी दिखाई नहीं देती, बल्कि आवाम को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर बात करने का मकसद मायूसी फैलाना नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आने वाले दिन हमारी आवाम के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत सख्त साबित होने वाले हैं। तो हमें ज़हनी तौर पर इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए, इनको फेस करने के लिए तैयार रहना होगा, और दुआ करनी होगी कि अल्लाह ताला हमें भी नेक और मुल्क के वफादार हुक्मरान नसीब फरमाए।